सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन कैसे मिला। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1993 साल था उससे पहले तक एससी को 15% और एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन 1993 में जो जजमेंट आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में मिलना शुरू हो गया। अब ये सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जो मिलना शुरू हुआ, ये इसकी क्या मतलब कहानी है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1979 में एक ओबीसी कमीशन सरकार ने बनाया था, जनता सरकार ने, और वो बनाया था आर्टिकल 340 जो है भारतीय संविधान का, उसके अनुसार, और उसका नाम दिया गया मंडल कमीशन। ये मंडल कमीशन को 3 तथ्यों पर रिपोर्ट मांगी गई थी जो मंडल कमीशन को माननीय राष्ट्रपति जी को देनी थी। वो तथ्य ये थे कि जो आपके अन्य पिछड़े वर्ग या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसे कैसे परिभाषित किया जाएगा और कैसे आइडेंटिफाइड किया जाएगा। नंबर 2, इनके एडवांसमेंट के लिए क्या काम किए जाएंगे। नंबर 3, इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन 3 डिफरेंस पर रिपोर्ट देनी थी मंडल कमीशन को, और इसने मंडल कमीशन ने बखूबी काम किया और 31 दिसंबर 1980 को ये रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति साहब को दे दी, और इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया गया आने वाली कांग्रेस सरकार ने। और इसके में जो रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें मंडल कमीशन ने जो काम किया उसने 11 इंडिकेटर बनाए, उसमें से 4 आपके सामाजिक थे और 3 शैक्षिक थे और 4 आर्थिक थे। इस इंडिकेटर के आधार पर कुल 22 अंक दिए गए, जिसमें से जिन जातियों ने 11 अंक प्राप्त कर लिए मिनिमम, उन्हें अन्य पिछड़ा जाति या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मान लिया गया। अब इसमें इंडिकेटर जो थे मैं बताऊं आपको, जो पहले वाला था सामाजिक, उसमें 3 अंक का इंडिकेटर था कि जिसे अन्य जातियां निम्न मानती हो। नंबर 2, जिसमें जो है मेनली लिवलीहुड जो है मैनुअल लेबर हो, ये भी 3 अंक का था। और नंबर 3, जिसमें महिलाओं की शादी 17 साल से कम उम्र में हो जाती हो, स्टेट एवरेज जो है उससे 25% ज़्यादा महिलाओं की, तो इसके 3 अंक थे। इसके अलावा जो स्टेट एवरेज है महिलाओं की पार्टिसिपेशन का मैनुअल लेबर में, उसमें इस जाति की महिलाओं की संख्या 25% से ज़्यादा हो स्टेट एवरेज से, तो इसके 3 अंक थे। और इसके अलावा जो आपके सामाजिक के बाद शैक्षिक मतलब आधार थे, इंडिकेटर थे, उसमें ये था कि 5 से 15 वर्ग के अगर स्टेट एवरेज से 25% ज़्यादा लोग मतलब व्यक्ति स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उसे पिछड़ा वर्ग में माना गया और उसके 2 अंक दिए गए। और जिसमें जो है स्कूल ड्रॉप आउट 5 से 15 वर्ग में स्टेट एवरेज से 25% ज़्यादा था, उसके भी 2 अंक दिए गए। और तीसरा, जिसमें मैट्रिकुलेशन पास व्यक्तियों की संख्या स्टेट एवरेज से 25% से कम थी, तो उसे भी जो 2 अंक दिए गए। और इकोनॉमिक आधार, जो आर्थिक आधार थे, उसमें ये माना गया कि जिसमें कच्चे हाउस में 50% हाउस होल्ड रह रहे हों तो उसका 1 अंक दिया गया। और जिसमें आपका महिलाएं आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से पानी ला रही हों, उसका 1 अंक दिया गया। इसके अलावा जिसमें जो फैमिली एसेट है वो उसकी 25% स्टेट एवरेज से कम हो तो उसका भी 1 अंक दिया गया। इस प्रकार से कुल 22 अंक में से जिसके 11 अंक आ गए उसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माना गया, और इससे ये रिपोर्ट सरकार को दे दी गई। इस सरकार के आधार पे मंडल कमीशन ने एक चीज़ और सुझाई थी कि जो हिंदू हैं भारतीय हिंदू, उसमें आपके 43.70% तो हिंदू ओबीसी हैं, और जो बाकी 8.40% हैं कुल पॉपुलेशन के, वो आपके मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध में से बौद्ध के जो ओबीसी हैं वो हैं। और इस प्रकार कुल मिला के 52.10% आपके ओबीसी थे। तो मंडल कमीशन ने कहा क्योंकि इसमें 16(4) में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, न कि प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन की, इसलिए इन्हें 27% आरक्षण दे दिया जाए। क्योंकि उससे जो एक संविधान का था ना कि भाई
क्षमता जो सरकारी मशीनरी है उसकी क्षमता रिजर्वेशन के कारण डाउन नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन को कभी 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना था। तो इसलिए जो पहले से 22.5 चल रहा था तो 27 अगर ओबीसी को दे देंगे तो 49.5% पे रुक जाएगा। तो इस कारण से ये एडुकेट रिप्रेजेंटेशन माना गया। तो ये जब 1989 में जनता सरकार जीत गई तो माननीय वीपी सिंह जी ने एक ओएम जारी किया, वो आपका 13 अगस्त 1990 को। उसमें कहा गया कि भाई जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो 1 से 1.5% जनता के लिए है, भारतीय जनता के लिए। और उसमें भी उन्होंने ये आंकड़ा दिया कि जो केवल 12.5% ही ओबीसी लोग हैं, जबकि उनकी संख्या 52% है। और जो ग्रुप 1 की नौकरी है उसमें 5% से भी कम ग्रुप 1 के ऑफिसर हैं। तो इस प्रकार से इन्हें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पिछड़ा वर्ग की जातियों के व्यक्तियों का। तो इसलिए इन्हें मैं 27% आरक्षण दे रहा हूँ, ये माननीय वीपी सिंह जी ने कहा। और उस आधार पे ये ओएम को लागू कर दिया गया। अब इसके अगेंस्ट आंदोलन हुए और उसमें जो बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को इनने हिस्सा ले लिया कहीं ने। तो जब क्योंकि पिछड़ा वर्ग इतना पिछड़ा है जो 10वीं पास ही, जिसमें स्टेट एवरेज से 25% मैट्रिकुलेट हो कम हो, तो जान सकते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से जो है प्रोत्साहन परसुएड किया जा सकता है, किसी भी आंदोलन में उसे झोंका जा सकता है। तो इस तरह से कुछ पिछड़े लोगों ने इसका विरोध किया, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका असली बेनिफिट पिछड़े वर्ग को ही मिल रहा है। अभी इसमें का परिणाम ये हुआ कि कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 जजों की बेंच को रिफ़र कर दिया मामला। जब ये सरकार गिर गई है उसके बाद वीपी सिंह जी की, फिर कांग्रेस सरकार आई 91 में पहले 6 महीनों में। तो उसके बाद जो 25 सितंबर 1991 को कांग्रेस सरकार ने ओएम जारी कर दिया कि 27% जो पिछड़े वर्ग के गरीब हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और जो अन्य वर्ग के गरीब हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। और इस पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है 9 जज की बेंच को सौंप दिया। और उसमें जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जजमेंट आया कि भाई ऐसा है, ये जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, ये तो ठीक है क्योंकि इसमें 16(4) में प्रावधान है इसका संविधान में। और सरकार अपने नागरिकों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकती है, एडवांसमेंट के लिए काम कर सकती है, तो ये ठीक है। लेकिन जो 10% जो गरीबों को अन्य वर्ग के दिया गया है, ये संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इसे जो है निरस्त कर दिया गया और ओबीसी का आरक्षण मान लिया गया। और बाद में जो है ये आपका जो माननीय मोदी जी हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में 2014 के बाद संविधान में ऐसा प्रावधान किया है कि भाई जो अन्य वर्ग के गरीब हैं उन्हें भी 10% आरक्षण दिया जाए। और फिर ये प्रावधान करके उन्हें 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहरा दिया। तो उसके बाद से इस तरह से ओबीसी को जो कुल 52% जनता है उसे 27% आरक्षण मिलना शुरू हो गया। तो अब चूँकि ये मेरी वीडियो हिंदी में है तो मैंने आज से ये नियम बनाया है कि जो है ना, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी समरी इंग्लिश में बाद में दूंगा, जिससे जो गैर हिंदी लोग भी उसे समझ पाएँ। तो ये मैं इसकी समरी आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ जो अब शुरू हो रही है। Respected friends, today I am discussing about 27% reservation of socially and educationally backward class of Indian citizens, and this reservation was made by VP Singh government. However, before this, Janata Sarkar has recommended to form an commission, and under Article 340 of Constitution of India, a commission was constituted which was presided by Dr. Mandalji, who gave his report to President on 31st December 1990, and main point which was to analyze by this commission was to identify socially and educationally backward citizens and steps taken for their advancement and quantum of reservation to OBC. These references were made by Mandal Commission, and Mandal Commission did a survey and found that on the basis of 1931 census, there are 43
3.70% Hindu in OBC in India, and 8.40% OBC from Muslim, Sikh, Baudh and Christians. Total 52.10% are OBC in total population. And Mandal Commission also found that OBC must be decided by 11 indicator. The 11 indicator was 4 was social, 3 was educational, and 4 was economical. Social indicator was caste considered low by other caste, and their main work of livelihood is manual labor, and participation of women in manual labor, and marriage of women before the year 17. These were social indicator or indicator. And educational indicator was 25% below dope rate of people from a caste. And number two, 25% never attended school in the age group of 5 to 15 years. Third indicator was 25% matriculation pass individual below state average. These three was our educational indicator. Other economical indicator थे women family bring water from half kilometer, and family asset was 20% low than average state asset. And third indicator was people was living in kacha house about 50%. So these indicator, if any caste get 11 out of 22 marks, it was considered backward class. And on this report, Honorable VP Singh issued an office memorandum on 13 August 1919, which provide 27% reservation to other backward class citizens of India, which was challenged in the Supreme Court. And Supreme Court stayed the office memorandum. And further, in 1991, Congress government came in power, and Congress government issued NOM on 25 September 1919, which provide 27% reservation to poorer section of OBC and 10% to economically backward class, which was also challenged in Supreme Court. And Supreme Court made a 9-judge constitution bench, and in Indira Sahni versus Union of India case, 9-judge bench decided that 27% reservation to other backward class was constitutional as per Article 16(4), with clause that a creamy layer will be excluded from these reservations, and 10% reservation for economical backward class was unconstitutional, as there was no provision in constitution for this. And on this ground, 27% reservation was given to other backward class of citizens since 1993. And when Modi government came in power in 2014, government amended the constitutions and made provision for 10% reservation to economically backward sections. And now economically backward sections of society in India are also getting 10% reservations. So in this way, there are 59.5% total reservation in government jobs. So in this way, say, social justice is imparted by our government, and our citizens are getting a social justice by government endeavors. This was my topic. I have given my main focus because I am also from other backward class. However, I got all benefits in unreserved category,
So I say you goodbye. Thank you very much.